हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का प्रीवियस क्वेश्चन। 63वीं बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे भूगोल से और साथ ही साथ राज्य व्यवस्था से संबंधित। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है। तो चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन पहला है अरुणाचल प्रदेश, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है बिहार, डी में है जम्मू कश्मीर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल राइटिंग नहीं हो रहा है दोस्तों, तो हम सिर्फ कर्सर से दिखा रहे हैं कि बिहार आंसर होगा, ठीक है। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में न्यूनतम प्रतिशत साक्षरता बिहार में है। बिहार की औसत साक्षरता 61.8%, ठीक है, 36वें स्थान पर, जिसमें पुरुष साक्षरता 71.2% तथा महिला साक्षरता 51.5% है। सर्वाधिक औसत साक्षरता में केरल 94%, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर की यदि औसत साक्षरता की बात कही जाए तो वो क्रमशः है 65.4%, 67% तथा 67.2%। सर्वाधिक पुरुष तथा महिला साक्षरता वाला राज्य केरल है। भारत की कुल औसत साक्षरता 73% है तथा महिला एवं पुरुष की अलग अलग साक्षरता क्रमशः 9% तथा 64.6% है। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है। तो पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा असम, चौथा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, बट सर्वप्रथम स्थान पर गुजरात है और जिस वक्त ये क्वेश्चन पूछा गया था उस वक्त भी गुजरात था। तो यहाँ कपास एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल है जिसका उपयोग कपड़ों और अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। दुनिया के सभी कपास उत्पादक क्षेत्रों में भारत दूसरे स्थान पर, चाइना पहले स्थान पर है। कपास के उत्पादन में भारत में 12 से अधिक जिलों में किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है और भी इसमें है जो भी है सब कपास उत्पादक है और ऑप्शन गुजरात नहीं होने के कारण आंध्र प्रदेश आंसर था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा है 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, पहला 2 मिलियन, बी में है 3 मिलियन, सी में है 4 मिलियन, डी में है 5 मिलियन। पांचवा ऑप्शन तो वेल नॉन ही है, तो आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा, पांचवा ऑप्शन ही होगा। आप नीचे पढ़ सकते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या 1 मिलियन थी, धीरे धीरे बढ़कर ईस्वी के शुरू में यह 200 मिलियन हो गई। 500 मिलियन का आंकड़ा जो है 1500 ईस्वी में आया और 1000 मिलियन या 1 बिलियन की बात कहा जाए तो 1810 ईस्वी में पार हो गया था। दुनिया की वर्तमान जनसंख्या 7.2 बिलियन है, ठीक है, तथा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या जो है 2050 में 9.6 बिलियन हो जाएगी। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए तो एशिया और महाद्वीप में निवास करती है, उसमें भी यदि बात किया जाए तो चाइना और भारत में ही है। भारत की जनसंख्या कितना है, 125 करोड़। तो ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन अभी के अनुसार अनुमान लगाया जाए तो वो 150 करोड़ पार कर चुका होगा, जो पूरे विश्व की जनसंख्या की 17.36% है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है। तो ये आंसर है पहला मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, ऑप्शन ए। यहाँ देख सकते हैं कोकस प्लेट एक भौगोलिक प्लेट है जो मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से मिले हुए प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। दक्षिणी अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट की बीच नजका प्लेट स्थित है। लाल सागर तथा फारस की खाड़ी के बीच अरबियन प्लेट स्थित है। एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट के बीच फिलीपीन प्लेट स्थित है। पूरी पृथ्वी को 7 मुख्य प्लेटों में तथा अनेक छोटी छोटे प्लेटों में बांटा गया। पहला 7 मुख्य प्लेट के नाम की बात किया जाए तो पहला है यूरेशियाई प्लेट, प्रशांत प्लेट दूसरा, अफ्रीकी प्लेट तीसरा, उत्तरी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा अंटार्कटिका प्लेट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बॉल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा डी नंबर, पीटर्सबर्ग प्रदेश को बोलते हैं रस्ट बॉल। क्यों कहते हैं, नीचे देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बॉल पीटर्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। यह एक औद्योगिक क्षेत्र है जो पहले एक विनिर्माण यह औद्योगिक पावर हाउस था, लेकिन अब यह क्षेत्र बंद हो चुका है। इन क्षेत्रों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से हुआ था। इन क्षेत्रों में भारी औद्योगिक सामग्री और उपभोक्ता उत्पादों का उत्पादन किया गया।
ठीक है। लेकिन इन श्रेणियों को द्वीपों का विकास दूसरे क्षेत्रों में होने के कारण धीरे धीरे ये क्षेत्र बंद होते गए तथा ये जंग की कटोरी के रूप में तब्दील होते गए। ठीक है, कवाड़ बनता गया कह सकते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन साओ पालो है, बी में सेंटोस, सी में रियो डी जेनेरियो और डी में ब्यूनस आयर्स, पांचवा ऑप्शन बेलनोन है। तो आंसर हो जाएगा सेंटोस को कहवा पतन कहा जाता है। सेंटोस का बदला ब्राजील के साओ पाली राज्य के सेंटोस शहर में स्थित है। इसे कहवा पतन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ब्राजील का अधिकांश कहवा इसी बंदरगाह से निर्यातित होता है। यह लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसकी संरचना ब्राजील में सबसे आधुनिक मानी जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो यहाँ है चार ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये 2017 का क्वेश्चन है। तो 2021 के अनुसार भी अभी यही है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि सर्वाधिक क्षेत्र की बात किया जाए तो वो मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश था, इसलिए आंसर वही हुआ, मध्य प्रदेश। दूसरा नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नंबर पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो 2021 का जो वन रिपोर्ट आया था उसका डेटा भी इसी प्रकार का है। आइए देखते हैं, मैं अछईर में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो ये कौन सी बात है? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। बी ऊपर नीचे है, उससे कोई दिक्कत नहीं, चलिए जलोढ़ मिट्टी। आइए देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी उस मृदा को कहते हैं जो बहुत बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाई गई हो तथा कहीं अन्यत्र जमा की गई हो। यह मिट्टी भूरी होती है। यह मिट्टी देश के 40% भूभाग पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है, परंतु नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में लोहा, चूना, पोटास, एल्युमिनियम, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस व कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। अब देख सकते हैं कि लेटराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, बट कमी होता है नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल का, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है लेटराइट मिट्टी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट, 9वां, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो जल विद्युत का योगदान जो है 22% है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक तथा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वर्तमान में भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है कितना है? 3,43,899 मेगा टेरावाट है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक देश है। वर्तमान में भारत में जल विद्युत का उत्पादन जो है कुल उत्पादन का कितना होता है? 13.2% के बराबर है। ताप विद्युत ऊर्जा का योगदान यदि कहें तो ये 64.8%, सबसे अधिक तो यही है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का भाग तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में इसका भाग जो है 22.1% है, ठीक है। आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 1921 का। 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में ह्रास की स्थिति आई थी, घटा था, जिसका कारण अकाल एवं महामारियों का प्रकोप था, जिसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी। 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई, इसलिए सन 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना प्रारंभ हो गई, ठीक है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि जो है 1961 से 71 के दशक में हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? चेन्नई में, मदुरई में, कोयम्बटूर में, सलेम में। तो तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने जो हैं वो पाए जाते हैं मदुरई में। वर्तमान में सर्वाधिक कपास उत्पादन में गुजरात का स्थान प्रथम है, ये पहले भी देखें, जबकि सूती वस्त्र उत्पादन में तमिलनाडु का स्थान प्रथम है। तमिलनाडु में वर्तमान में सर्वाधिक परिचालन कपड़ा मिले हैं। तमिलनाडु देश के कुल कच्ची कपास के उत्पादन में 2% से कम का योगदान देता है, लेकिन इसमें कपास कताई क्षमता का लगभग आधा हिस्सा आता है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में है। अच्छा बी ना, सॉरी बी के चलते हैं यहाँ, ठीक है। आंसर मदुरई ना होके कोयम्बटूर होगा, बी, ठीक है ना। वहां पे ऑप्शन आगे पीछे है, ठीक है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक
महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये आंसर हो जाएगा, ये देखिए फिर यहाँ पर ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, तो ये आपका केरल होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, रबर एक सुसंगत लोचदार पदार्थ है जो कई उष्णकटिबंधीय पेड़ों के लेटेक्स से प्राप्त होता है। केरल के पहाड़ी ढलानों पर 1895 में भारत में पहला रबड़ बागान स्थापित किया गया। 1902 में वाणिज्यिक पैमाने पर रबड़ की खेती शुरू की गई थी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश है, जो थाईलैंड तथा इंडोनेशिया के बाद आता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ सर्वाधिक उत्पादन जो है केरल में होता है, उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। मेघालय की गारो पहाड़ियों पर भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है तो किसको किसको? तो ये हल्दिया को इलाहाबाद से। ठीक है, देख सकते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को 27 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है, हल्दिया से इलाहाबाद। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच तक का यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी एवं हुगली नदी तंत्र के अंतर्गत है। इस जलमार्ग की लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है। यह जलमार्ग उत्तर प्रदेश, झारखंड व पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात कहें तो यह असम में सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में 891 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। ये हो गया राष्ट्रीय जलमार्ग दूसरा, असम में सदिया से धुबरी तक। आइए देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का विस्तार केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है, ठीक है ना, लेकिन राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर पे ये 3 दिया गया है, लेकिन पहला जलमार्ग है। ठीक है, अब जिसके संपूर्ण भाग में 24 घंटे की नौकायान की सुविधा है। आइए देखते हैं आज के ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस में। राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन, सोना खनन, अभ्रक खनन और लोयस खनन। तो देख सकते हैं ये आंसर हो जाएगा तांबा खनन। राजस्थान का खेतरी खान जो है सिंधु घाटी सभ्यता काल से ही तांबा उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र रहा है। तांबा के अनुमानित भंडार एवं उत्पादन दोनों ही दृष्टि से मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं झारखंड का भारत में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान है। भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तांबे की प्राप्ति अग्नेय, अपसादी एवं कैंत्रित तीनों प्रकार की चट्टानों में होता है। राजस्थान का झुंझुनू जिला तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 98% अकेले कर्नाटक राज्य में कोलार तथा हट्टी के स्वर्ण खानों से प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार से अभ्रक के उत्पादन भारत का पहला स्थान है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब राज्य व्यवस्था से रिलेटेड देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो आके यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन देखना है, न्याय पंचायत। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, करा है अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार ने की थी। इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसने कुल 132 सिफारिशें दी। इनमें से कुछ प्रमुख सिफारिशें जो है, सिफारिशों में न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश भी थी। स्वायत्त शासन के विकास की दिशा में सबसे पहली समिति बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित किया गया। राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया। स्वायत्त भारत के शासन के विकास के लिए 1985 में योजना आयोग द्वारा जीवी के राव की अध्यक्षता में तथा 1986 में भी पंचायत से रिलेटेड क्या है, एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की घोषणा की? तो ये अशोक मेहता कमेटी के अनुसार। ठीक है ना, यहाँ पे ये तीनों जो जुड़ा हुआ बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता या जीवी के राव कमेटी, ये सभी पंचायती राज संस्था के विकास को लेकर गठित किया गया था। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। कार्य निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो है सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन उपयोगी सेवा, ये सब स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। ये सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, इसलिए इसके अंतर्गत नहीं आता है।
स्थानीय स्वशासन को 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी तथा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसके साथ ही 11वीं तथा 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को कुछ विषय भी प्रदान किए गए। इनमें से कुछ प्रमुख निम्न है, जैसे देख सकते हैं कृषि भूमि का विकास, ठीक है, कृषि भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनोपयोगी सेवा आदि आता है। चलिए आप देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राज्य सूची में पंचायती राज प्रणाली आता है। संविधान के 7वें अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का वर्णन है। कर जिस विषय का वर्णन सूचियों में नहीं किया गया है वह संघ सूची के अंतर्गत आता है। कर मौजूदा समय में संघ सूची में कितना है? 101। यहाँ पे आप कर्सर से देख सकते हैं 101 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय है। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज प्रणाली में निर्वाचन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य व पंचायती राज या फिर स्वायत्त शासन के बीच वित्त बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ये आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, सॉरी डी है ना, यानी चारों। नीचे देख सकते हैं संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था। इसके बाद संसद में भले ही महिलाओं का आरक्षण पर मामला आगे न बढ़ पाया हो, लेकिन पंचायतों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ गई है, जबकि इसके लिए संविधान की धारा 243D में सुधार करना पड़ेगा। इसके बावजूद कुछ राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। इसमें सर्वप्रथम बिहार राज्य था, जहां 2005 में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया था। इसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ये सारे राज्यों ने, राज्य सरकारों ने भी ऐसा ही कदम उठाया, जिससे दिन प्रतिदिन पंचायत चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है तो केवल लोकसभा में, ठीक है, तो इसका देख देते हैं कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जा सकता है। लोकसभा से पारित होने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है और 14 दिनों के अंदर उस विधेयक को पारित करना आवश्यक है, अन्यथा वह राज्यसभा से पारित समझा जाएगा। राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को लोकसभा स्वीकार या स्वीकार कर सकेगी। इस प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 109 में वर्णित किया गया है तथा अनुच्छेद 111 में धन विधेयक की परिभाषा भी दी गई है। आइए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक, संसदीय। या प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। तो आंसर ऑप्शन डी ही है। भारतीय संविधान की प्रकृति को लेकर संविधान सभा के लोगों में मतभेद था। हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 यह कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत संघात्मक राज्य है, परंतु वास्तविकता में यह केंद्र की तरफ ज्यादा झुका है। भारतीय संविधान के संघीय लक्षणों में द्वैध शासन, राज्य व केंद्र के बीच शक्तियों का वितरण, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय के प्राधिकार आदि प्रमुख है। ये सब संघीय लक्षण है। जबकि एकात्मक लक्षणों में एकल नागरिकता का प्रावधान, एकीकृत न्याय व्यवस्था, राज्य की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति शासन आदि प्रमुख है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान प्रकृति में संघीय होते हुए भी एकात्मकता की तरफ झुकी हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन है इधर, ठीक है। अब देखते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 124 से 143 तक दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की
नियुक्ति कोलेजियम सिफारिश पर किया जाता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर किया जाता है। परामर्श की यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति को कोई कार्य नहीं सौंपा गया तथा उपराष्ट्रपति के रूप में उसका कोई वेतन भी निर्धारित नहीं किया गया। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 28 निर्धारित है तथा लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य तथा लोकसभा में 545 सदस्य है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इस प्रकार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन का नेता होता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा मंत्रिपरिषद का, चलिए थोड़ा बैटरी लो हो रहा है लेकिन रिकॉर्डिंग पूरा होना चाहिए। ठीक है, हाँ, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है तथा मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए उत्तरदायी होता है। लॉर्ड मार्लिन ने सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में कहा कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो ये 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। लोकसभा के सदस्य हेतु अर्हताएं निम्न है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष से कम आयु का ना हो किसी भी, ठीक है, यहाँ पे कॉमा नहीं दे पाया। ठीक है, किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। राज्यसभा के सदस्य हेतु अर्हताएं क्या है? लोकसभा के सदस्य की तरह ही है, लेकिन आयु जो है 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नोट है, प्रश्न में संसद के सदस्यों की न्यूनतम आयु पूछी गई है। ठीक है, जबकि संसद के अंतर्गत लोकसभा व राज्यसभा दोनों आते हैं, इसीलिए उत्तर ई होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर सी माना था। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना है कि संसद सदस्य बनने तो न्यूनतम आयु क्या है? तो ये लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। तो अगले बारे क्वेश्चन आया तो उसके अनुसार आप इसका निर्णय ले, लेकिन जो भी पावर होता है क्वेश्चन पे क्या डिक्लेरेशन लेगा वो यूपीएससी ही जाने। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो 65 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी। तो अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा, परंतु न्यायाधीशों की आयु के संदर्भ में संसद नए कानून बना सकेगी। कोई भी न्यायाधीश की कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्याग पत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए निम्न अर्हताएं क्या क्या है? पहला है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। आइए देखते हैं, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो ये होगा मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो होगा ऑप्शन डी वित्त सचिव होगा। पहला, अच्छा ठीक है, इसका डिस्कशन देखते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। यह मंत्रियों के परिषद को प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय भारतीय प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष और भारत सरकार के नियमों के तहत सभी सिविल सेवा का प्रमुख है। भारत के वरीयता क्रम में यह पद 11वें क्रमांक पर आता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार के प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रख सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन